हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ना इसमें पढ़ने वाले हैं कि अब्सैलम और एकिटोफेल जो एक पोयम है जॉन ड्राइडन का, वो पॉलिटिकल सटायर कैसे है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिटिकल सटायर क्या होता है, फिर हम लोग ये जानेंगे कि अब्सैलम और एकिटोफेल कैसे है एक पॉलिटिकल सटायर। तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि मैं आपको इसमें जो ये नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं कुछ की पॉइंट्स भी बोलूँगी। तो की पॉइंट्स को क्या होता है ना कि लोग नोट्स करने के चक्कर में की पॉइंट्स को मिस कर देते हैं और उनको एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बस छापना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप कितना समझ रहे हो और समझ के आप जो अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी, वो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिटिकल सटायर क्या होता है। जेन्युइनली पॉलिटिकल सटायर एक ऐसा वर्क होता है जिसमें कि जो राइटर्स थे पहले, उन लोगों के टाइम पे, मान लीजिए कुछ राइटर्स है पहले के, जैसे मान लीजिए न्यू क्लासिकल पीरियड के कुछ राइटर्स हैं, ठीक है। अब वो लोग देख रहे हैं अपने 17वीं सेंचुरी में कि क्या क्या पॉलिटिक्स चल रहा है उनके टाइम पे, क्या घटनाएं घट रही है, किस वजह से क्या पॉलिटिक्स चल रही है, जिसकी वजह से लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, क्या हानि हो रही है। तो उस पे लोग एक वर्क लिखते हैं और उस चीज़ को वो लोग, उस इंसिडेंट को वो लोग सटराइज करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग पॉलिटिकल सटायर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जॉन ड्राइडन कौन थे। फॉर अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप लोग सबको पता है कि जॉन ड्राइडन कौन थे, ठीक है, पर फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो देना होगा ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So, John Dryden was a prominent English poet, playwright, critic of the 17th century. He was born in 1631. He became one of the leading literary figures of his time and was appointed as the first poet laureate of England in 1668. So, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है, की पॉइंट जो आपके MCQs में भी पूछा जा सकता है 1 मार्क वाला, कि ड्राइडन जो थे वो पोएट लॉरिएट कब बने थे, फर्स्ट पोएट लॉरिएट कब बने थे, 1668, and he was the first poet laureate of England, ठीक है। Dryden often reflected the political and social upheavals of his era, and he was known for his mastery of various literary forms including satire. तो जो ड्राइडन थे वो क्या रिफ्लेक्ट करते थे, अपने पॉलिटिकल और सोशल का जो सिचुएशन चल रहा था उनके टाइम का, वो उसको अपने वर्क्स में वो रिफ्लेक्ट करते थे और एज अ सटार उस चीज़ पे कमेंट्री करते थे, ठीक है। सॉरी। सो यहाँ पे अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है। अब्सैलम एंड एकिटोफेल इज वन ऑफ ड्राइडन्स मोस्ट फेमस वर्क, पब्लिश्ड इन 1681. It is a political satire that allegorically portrays the events surrounding the exclusion crisis in England during the reign of King Charles II. The poem takes its inspiration from the biblical story of King David and his rebellious son Absalom, but it reimagines this character in the context of the political tension of restoration of England, ठीक है। अभी हम लोग जंप करते हैं सीधा इसके जिस्ट पर। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दूंगी, आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में रखो, और जो मैं बात बोल रही हूँ उसको आप लोग प्लीज़ जॉटेड डाउन करो अपने नोटबुक्स में, ताकि आप लोग जब दोबारा से उसको पढ़ो तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहे वो, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राइडन के टाइम पे ना एक प्लॉट था, ठीक है, जिसके वजह से एक प्लॉट था, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से उन्होंने इसको इस वर्क को लिखा और इसको पॉलिटिकल सटायर बोला। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका बैकग्राउंड। तो जो एब्सैलम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गाइज प्लीज नोट करो। अब्सैलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूक ऑफ मोनोमोथ और जेम्स स्कॉट। अब्सैलम जो है वो जेम्स स्कॉट है, ठीक है, और वो ड्यूक ऑफ मोनोमोथ है, और वो इलेजिटिमेट सन है किंग चार्ल्स II यानी कि डेविड का, ठीक है।
और इलेगिटिमेट का मतलब आप लोग को जैसा पता ही होगा, मतलब कि वो उसका नाजायज औलाद है, ठीक है। फिर एकिटोफेल, ये बहुत ही ज्यादा शैतान आदमी है, ठीक है। ये अर्ल ऑफ शैफ्ट्सबरी है और इसका नाम है एंथनी एशली कूपर, ठीक है। फिर आता है कोरा, जो कि टाइटस ओट्स है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो है पॉपिश प्लॉट में इसका हाथ है, ठीक है। फिर इजिप्ट जो है इस पोयम में रिप्रेजेंट करता है फ्रांस को। इस पोयम में पॉपिश प्लॉट का नाम दिया गया है एथनिक प्लॉट। इजराइल जो है इस पोयम में वो है इंग्लैंड रियल में। जेबूसाइड्स इसमें जो है, इस पोयम में जेबूसाइड्स नाम करके कुछ लोग हैं, तो वो है पॉपिस्ट। जेरूसलम रिप्रेजेंट करता है लंदन को, और जिमरी एक कैरेक्टर जो कि है ड्यूक ऑफ बकिंगहम, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। डेविड जो था वो इलेगिटिमेट अपना जो उसका बच्चा था एब्सैलम, उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। एब्सैलम को वहां के लोग भी बहुत प्यार करते थे। तो और जेबूसाइड्स जो थे, यानी कि जेबूसाइड्स को हम लोग एक तरह से मानेंगे कैथोलिक्स, ठीक है। तो जो कैथोलिक्स थे वो किंग से और ज्यादा फ्रीडम चाहते थे। सो गाइस, पॉपिश प्लॉट क्यों हुआ था, क्या रीजन था इसका, ठीक है। तो पॉपिश प्लॉट जो है वो इसलिए हुआ था क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो कैथोलिक्स पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे, ठीक है। और कैथोलिक्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। प्रोटेस्टेंट को किंग से सपोर्ट मिल रहा था और कैथोलिक्स को बिल्कुल भी नहीं। कैथोलिक्स को प्रोटेस्टेंट ने क्या किया, कैथोलिक्स पे टैक्स लगा दिए गए कि तुम भाई वर्शिप करने के लिए जा रहे हो तो तुम पैसे दोगे सरकार को, तुम्हारी लैंड सीज कर ली गई, मतलब कि कैथोलिक्स की यानी कि जेबूसाइड्स की लैंड सीज कर ली गई, उन लोग को टैक्स देके वर्शिप करना पड़ा था। इवन आप लोग सोचो कि आप लोग कहीं अपने मंदिर जा रहे हो या कहीं जा रहे हो और आप लोग को पूजा करने के लिए टैक्स पे करना पड़े, तो दिस इज नॉट फेयर, ये बिल्कुल भी गलत बात है ना। तो कैथोलिक्स को वही करना पड़ा था। वो लोग चर्च जा रहे थे तो उन लोगों को अपने पूजा करने के लिए उनको टैक्स पे करना पड़ा था। उनकी ज़मीन सीज कर ली गई थी। और इधर में अगर हम लोग आए और देखें तो उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे नहीं मिलती थी। उन लोगों के वर्शिप प्लेसेस को प्रोटेस्टेंट ने जला डाला था। फिर जो कैथोलिक्स थे वो क्या करने लगे, उन्होंने गुस्से में आकर जो प्रोटेस्टेंट थे उनको जबरदस्ती कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट करना शुरू कर डाला, ठीक है। और ये जो पॉपिश प्लॉट है इसी के कारण हुआ, ठीक है। और इसका कंफर्मेशन किसने दिया, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, टाइटस ओट्स, कोरा इसको कंफर्म करता है कि और वो जब किंग डेविड को बताता है कि कैथोलिक्स जो है वो आपके खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं और वो आप लोगों को मारना चाहते हैं किंग डेविड, ठीक है। तो आप इसके बदले में कुछ कीजिए वरना ये लोग बहुत ही ज्यादा घातक साबित होंगे आपके लिए। और इस वजह से क्या हुआ, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में पूरी तरह से एकदम डिस्ट्रस्ट फैल गया। लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ दिए। एकिटोफेल बहुत ही ज्यादा शातिर आदमी था। वो चाहता था कि वो किंग को साइलेंटली रिप्लेस कर दे और वो एकदम अंदर ही अंदर कुछ कॉन्स्पिरेसी रच रहा था, ठीक है, किंग के खिलाफ। तो उसने क्या किया, उस एकिटोफेल ने किंग के बेटे अब्सैलम को के कान भरना शुरू कर दिए, ठीक है, कि तुम्हारा जो पिताजी है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो जनता नहीं चाहती है उसे, और तुम ऐसा करो, तुम अपने पिता को हटा के खुद किंग बन जाओ। और पर अब्सैलम जो था वो बहुत ही ज़्यादा वफादार बेटा था अपने पिता का, पर कहीं ना कहीं उसको ये बात खल रही थी कि नहीं, एकिटोफेल सही बोल रहा है, क्योंकि एकिटोफेल ने लास्ट में उसको एक ऐसी बात बोली कि वो झट से रेडी हो गया किंग बनने के लिए। कौन, अब्सैलम को एकिटोफेल ने बोला कि हो सकता है तुम्हारे जो पिता है वो तुम्हें किंग बनाना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हें बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम उनके नाजायज बेटे हो, ठीक है। तो ये बात जब उसने एकिटोफेल ने अब्सैलम को बोली तो अब्सैलम ने बोला कि हाँ भाई, हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो, ठीक है। तो वो षड्यंत्र में मिल गया और उसने भी इस पे हाथ डाला कि नहीं, उसे भी अब किंग बनना चाहिए,
ठीक है, तो ये थी पूरी पॉपिश प्लॉट की कहानी, जिसमें कॉन्स्पिरेसी होती है कि किंग को हटा के अब्सैलम किंग बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल इवेंट वो है एथनिक प्लॉट, सॉरी एक्सक्लूजन बिल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सक्लूजन बिल। तो एक्सक्लूजन बिल में क्या था कि जो अकिटोफेल था वो लीडर था एक्सक्लूजन बिल का। ठीक है, लीडर ऑफ द विग्स, और एक्सक्लूजन बिल का वो लीडर था। और एक्सक्लूजन बिल जो था वो किसके द्वारा किया गया, वो एंटी कैथोलिक पीपल के द्वारा किया गया, यानी कि प्रोटेस्टेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसमें क्या बिल उन लोगों ने बनाया कि अगर किंग डेविड अपने थ्रोन से हटते हैं तो उसका जो भाई है, उसके भाई का भी नाम जेम्स टू था, कंफ्यूज मत करना, उसके भाई का नाम था जेम्स टू। किंग डेविड यानी कि चार्ल्स टू, उसके भाई का नाम था जेम्स टू। तो जेम्स टू किंग ना बने, क्योंकि किंग जो है वो कैथोलिक है, जेम्स टू जो है वो कैथोलिक है, और अगर वो कैथोलिक बन गया तो फिर वो कैथोलिक को सपोर्ट करेगा। और एक्सक्लूजन बिल में लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई कैथोलिक किंग बने। तो एक्सक्लूजन बिल ये कहता है कि अगर किंग डेविड या फिर किंग चार्ल्स टू, दोनों बंदे तो एक है, अगर ये हटा तो इसका भाई किंग नहीं बनना चाहिए, अगर बनेगा तो हमारा प्यारा एब्सलम ही बनेगा, नहीं तो नहीं कोई बनेगा। तो इन लोगों ने ये वाला बिल का शुरुआत किया। इसका लीडर कौन था, अकिटोफेल, क्योंकि वो सबसे बड़ा शातिर आदमी था, पूरे पोयम में हम लोग देखते हैं, है ना। तो इस बिल का जो लीडर था वो था अकिटोफेल, और उसने इस बिल को चलाया। ठीक है, पर ये जो बिल है पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी होती है ख़त्म, क्योंकि अब जो है वो पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हुआ और किंग डेविड ही किंग रह गया। तो ये वाला पूरा सिचुएशन था इंग्लैंड का कि क्या क्या हुआ। ये दो इवेंट्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग, मैंने जो बोला उम्मीद है आप लोगों ने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। सो दिस टू पॉलिटिकल इवेंट्स मेड दिस पोएम अ पॉलिटिकल सटार, क्योंकि इस दो पोएम का जो चर्चा है वो ड्राइडन ने इसमें खूब अच्छे से किया है। अब काफ़ी लंबी चौड़ी पोएम है ये, अगर मैं कवर करने जाऊँ तो 5-6 वीडियो आराम से लग जाएगी, अगर मैं पूरे पोएम को अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँ तो। ठीक है, या उससे भी ज़्यादा वीडियो बन सकती है। पर पॉलिटिकल सटार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड नोट कर लो, ये तुम्हारे अगर एमए के सिलेबस में है तो ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को एकदम अच्छे से समझ लिया है तो डेफिनेटली तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको ऐसे ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ, ये जो मेरा पेज है, ताकि आप लोग इसको उतार लो, और जितने मैंने की पॉइंट्स बोले हैं आप लोग इसको दोनों को साथ मिला के एक बार जॉटेड डाउन कर लेना, एंड उसका पूरा प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, और फिर आप लोग जब उसका नोट्स तैयार कर लेंगे तो कीप रिवाइजिंग इट, एंड होप आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड सो होप है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ना भी आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रही हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। एंड हाँ, मैं एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, इंट्रोडक्शन, अबाउट द टेक्स्ट, डिस्कशन, एंड देन फिर ये वाला हो गया, फिर हमारा कंक्लूजन। सो थैंक you so much guys, keep like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Bye bye.